अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। क्या प्रभाव रहेगा, कौन सी राशियों पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आएंगी और विशेषकर हमें क्या सावधानी रखनी है, किस काम में हमें तरक्की यहाँ पर मिल सकती है, कौन से काम में हमें बढ़ावा देना चाहिए और कौन से काम को हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ उपाय को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। आप सभी की राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा, किस नक्षत्र में जाने पर क्या प्रभाव यहाँ पर बनेगा। 2021 और 2022 दोनों वर्षों में जाकर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर इसी के साथ चर्चा करूंगा। हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी राशि पर जाना हो तो आप प्लीज शुरुआत के जो एपिसोड की जो चर्चा है उसको आप जरूर सुने, समझें, ताकि आपको आकर के आगे जो है जो इसका विस्तृत फलादेश है आप उसको समझ पाए। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीधा अपनी राशि पर गए, राशिफल सुना और वहां पर कुछ समझ आया तो ठीक, नहीं भी समझ आया तो भी ठीक। तो हमारा फिर उसमें समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उसका सही हमें लाभ मिले, सही हमें जानकारी मिले, उसके लिए हमें क्रमशः इसको समझना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि राहु का परिवर्तन कब होगा। अभी रोहिणी नक्षत्र में राहु चल रहे हैं, रोहिणी से कृतिका में चलेंगे। अच्छा, कृतिका नक्षत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रि शब्द यानी जो गतिशील रहता है, क्रियावान रहता है, क्रियाशील जो रहता है उसको कहते हैं कृति। तो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्रि धातु से ही कृतिका का जो है यहां पर जन्म होता है। वैसे तो कृतिका नक्षत्र है। और कृतिका आपको याद होगा भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र जो हैं कार्तिकेय जी महाराज, उनका भरण पोषण भी जिन्होंने किया था वो कृतिका थी। तो कृतिका नक्षत्र में जब रोहिणी से निकल करके जाएंगे तो कृतिका नक्षत्र का एक स्वभाव है चलायमान, गतिशील। और जो व्यक्ति हमेशा गतिशील रहता है, जो स्थिति गतिशील रहती है, जो कार्य हमेशा गतिशील रहता है, उसमें निश्चित रूप से सफलताएं हमारे पास में होती है। क्योंकि सफलता का एक सूत्र है गतिशील, क्रियाशील। तो दर्शकों यहाँ पर बहुत समझने का विषय है आज जो ये ट्रांजिट यहाँ पर है राहु का नक्षत्र परिवर्तन में। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया 6 अक्टूबर को यहाँ पर जो 5 अक्टूबर को यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे राहु। कृतिका नक्षत्र भगवान सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के नक्षत्र में जाकर ये प्रवेश करेंगे। लेकिन खास बात क्या, वृषभ राशि के अंदर रहेंगे। और वृषभ यानी शुक्र राशि, शुक्र की राशि में रहेंगे। और शुक्र जो है दैत्यों का गुरु है, यानी दैत्य गुरु शुक्र के राशि पर इनका संचरण रहेगा। बड़े आप इसको समझने का प्रयास करें बड़े धैर्य से। तो आप जो है 5 अक्टूबर से लेकर 6 जून को जो है यहाँ 6 जून तक स्थिति यहां पर बनी रहेगी। 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 6 जून 2022 तक की यहां पर स्थिति ये बनेगी। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि जो ये स्थिति बन रही है यहां पर वृषभ राशि में, जैसे मैंने आपको बता दिया, मेष में स्थिति कुछ ठीक नहीं रहेगी जब मेष राशि के अंदर रहेगी। लेकिन वृषभ राशि के अंदर जब तक शुक्र रहेंगे तो ये शुक्र यहां पर शुक्र की राशि में यहां पर राहु अच्छा फल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा राहु के बारे में, समझ लेते हैं राहु का होल्ड कहां कहां होता है, विशेषकर किन लोगों को इसका लाभ या इसका जो परिणाम खासकर है वो किन लोगों को मिलेगा। देखिए, यदि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी टेक्निकल फील्ड है, आप उसमें आपका प्रवेश है, तो आपके लिए राहु यहां पर खासकर इफेक्टेड रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में, चाहे वो टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए आपकी कोई शॉप है, तो इन तमाम चीजों में अगर यहाँ पर स्थितियां हैं, आप उससे क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य आप कर रहे हैं, तो वह भी आपके लिए अच्छा है। एक और चीज हम यहाँ पर समझ लें, मान लो आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि धन के प्रदाता भी इनको कहा जाता है, जिस पर मेहरबानी भी उसको राहु रातों रात में जो है अनाप शनाप धन की प्राप्ति करा देता है। लेकिन जिसके विरोध में खड़े हुए राती रात प्रसंग बदल जाएगा और मुकदमेबाजी शुरू हो जाएंगे, झगड़े, क्लेश। तो यहां पर राहु का परिवेश कहां कहां रहेगा उसको हम समझ लेते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो है टेलीकॉम सेक्टर है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, या फिर सट्टा लॉटरी आदि का जो कार्य करते हैं, या फिर शेयर मार्केट से संबंधित जिनका काम है, टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड है, इसके अलावा जो विदेश से चाहे वहां से अर्निंग का कोई स्रोत है या विदेश जाना चाह रहे हैं, इन सब चीजों में भी राहु का अच्छा खासा होल्ड माना जाता है। रोग की बात करें तो रोग में भी खासकर वात रोग है, पित्त रोग है, या एक्सटेंटल योग जो है यहां पर राहु बना देता है। विवादों से कहीं ना कहीं नाता इनका जुड़ा रहना, यह भी एक स्वाभाविक वृत्ति है। तो ये कुछ खास चीजें हैं, मुकदमेबाजी है, इनमें जो है राहु का बड़ा होल्ड रहता है। विस्तार से भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन इस एपिसोड में मैं प्रयास करूंगा कि बहुत कम शब्दों में आपको विस्तार से मैं जानकारी दे सकूं। तो दर्शकों, यहां पर हम सबसे पहले मेष की स्थिति को समझ लेते हैं। अगर मेष राशि की कुंडली को हम देखें तो वृषभ राशि इनके यहां पर राहु जो है मेष राशि के हिसाब से देखा जाए तो राहु 12th हाउस में पड़ेंगे, ठीक है। और 12वां भाव हमेशा रोग कर्ज का होता है। वैसे सिस्टम भाव से भी हम इसको देखते हैं, लेकिन खर्च का खासकर हम भाव 12th हाउस से ही हम इसका विचार करते हैं। तो यहां खर्च बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन एक चीज और मेष राशि वालों के लिए यहां पर अच्छा रहेगा, क्योंकि दृष्टि, अच्छा एक चीज और भी है, जहां राहु बैठेंगे वहां इतना बड़ा इफेक्ट नजर नहीं आएगा जितना कि जहां उनकी दृष्टियां होंगी, वहां पर नेगेटिविटी का असर आपको ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा। अब इनकी दृष्टि की बात करें तो 5th हाउस में दृष्टि रहेगी, यहां पर कहीं ना कहीं संतान को लेकर परेशानियां या संतान की उत्पत्ति में यहां पर प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट करेगा राहु। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं या शिक्षा से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उच्चाटन और उद्वेग की स्थिति उनको बनी रह सकती है। यहां पर मैं साथ ही साथ आपको उपाय भी यहां पर बताऊंगा कि उससे आपको निजात पाने के लिए क्या आपको करना चाहिए। 10th हाउस में इसकी दृष्टि रहेगी, और ऐसे में यहां पर राजकीय कार्य वहां पर आपको गतिरोध देखने को मिल सकता है। प्रमोशन को लेकर के गतिरोध की स्थिति यहां पर बन सकती है। तो सबसे अच्छा उपाय आपको क्या करना चाहिए कि जहां भी आप शयन कक्ष, आप अपना जो है जहां शयन कक्ष है, वहां पर आपको मयूर का पंख यानी मोर का पंख आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। 2 छोटे से उपाय हैं, गाय की रोटी, पहली रोटी निकाले तो अत्यंत श्रेष्ठ है। वृषभ राशि की स्थिति हम अगर देख लें तो यहां पर आपके अपने ही राशि पर रहेंगे, तो सबसे पहले जहां आपके मन में उद्वेगता रहेगी, इसके साथ ही हेल्थ इश्यूज यहां पर आ सकते हैं, थोड़ा सावधानी यहां पर आपको रखनी पड़ेगी। एक खास बात और है कि यहां कहीं ना कहीं उच्चाटन की स्थिति के साथ साथ आप टेंशन में आ सकते हैं, डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए उलझनें आपको बढ़ सकती हैं। 7th हाउस से रिलेटेड भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ये सब आपको तनाव की स्थिति यहाँ से भी उत्पन्न हो सकती है। इनके साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, एक तो मैनेजमेंट आप अच्छा रखें, और दूसरा कहीं ना कहीं वाणी पर संयम आप रखें, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपको भी नियमित रूप से एक गऊ के लिए एक रोटी नियमित रूप से निकालनी चाहिए, और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप नियमित जाप करें तो आपको अत्यंत अच्छा लाभ होगा। मिथुन की बात कर लेते हैं तो आपका यहां पर जो है मिथुन राशि की स्थिति मिथुन राशि के हिसाब से देखा तो 12th हाउस में संचरण करेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर द्वादश से संबंधित यहां पर खर्च बढ़ेंगे, मुकदमेबाजी का यहां पर हो सकता है, विवाद हो सकता है, विदेश यात्रा, उसकी धनागम की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन खर्च की स्थिति अब यहां पर बनेगी। खास बात यहां पर क्या है कि ये जो दृष्टि यहां पर रहने वाली 4th हाउस, 6th एंड 8th हाउस में रहेगी, यहां पर शत्रु विरोधी तो परास्त होंगे, लेकिन रोग भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसको लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, सजगता आपको बनाकर रखनी होगी। और एक चीज और है, कोई नई चीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई गाड़ी खरीदने, वाहन खरीदे तो आपको थोड़ा समय रुक जाना चाहिए, या कोई सटीक समय देख करके आपको लेना चाहिए, सही अच्छे मुहूर्त में। सूर्य उपासना करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य अर्घ्य दीजिए, लाल रोली डाल करके दीजिए, सूर्य को प्रबल करें, ठीक है। और नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए एकादश में रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति यहां पर स्ट्रांग होगी, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बात करें तृतीय हाउस में, पंचम भाव में, और कहीं ना कहीं 7th हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट कर सकता रहा, मैरिड लाइफ में तनाव ला सकता है, लव लाइफ में तनाव ला सकता है, ठीक है।
इसलिए आपको ये सावधानी यहाँ पर बनाकर रखनी, ये योग यहाँ पर आपके लिए राहु का यह संचरण काल यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। भाई बहनों के साथ भी विवाद की स्थिति हो सकती है, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों को इनसे संबंधित फाइनेंशियली तो आप स्ट्रांग होंगे यहाँ पर, कोई शक नहीं, क्योंकि राहु यहाँ पर जब देता है तो अच्छी मात्रा में देता है। ठीक है, वो स्थिति अलग है कि आपकी कुंडली के अंदर क्या स्थिति वहां बन रही होगी, अलग विषय। लेकिन आपको भी गाय के लिए एक रोटी जो है नियमित रूप से निकालना चाहिए, और साथ ही साथ आपको नियमित रूप से अगर हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार बुधवार 2 दिन आपको पीपल के पेड़ पर जाकर सिंचन करना चाहिए कच्चे दूध से, और दीपक वहां पर सायंकालीन जलाना चाहिए। सिंह राशि की हम बात करेंगे तो 10th हाउस में रहेगा संचरण। अगर आपके यहाँ पर राजकीय कार्य तो बन सकते हैं, कोई आपको टेंडर मिलने वाला है, कोई आप ठेकेदारी का वर्क करते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं चाहे प्राइवेट में, तो आपको यहाँ कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं धन भाव के अंदर आपका जो है धन भाव और चतुर्थ भाव यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ जो 6th हाउस है उसमें भी यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। अब वहां पर समस्याएं क्या होंगी, शत्रु आपको दबाएगा नहीं, शत्रु आपसे यहाँ पर भागते फिरेंगे, स्थिति ये बनेगी। इसके अलावा हम बात करें तो चतुर्थ, तो यहाँ पर माता का स्वास्थ्य ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सुखों में कमी को ला सकता है, तो वाद विवाद से बचना है कहीं ना कहीं। और जो सुख संसाधन है उसमें वृद्धि नहीं होने के योग हैं, इसलिए कोई भी काम करे तो उसको सोच विचार कर आपको करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रतिकूल भी अवस्थाएं बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर कन्या की, तो कन्या के हिसाब से ये जो है आपका दसम के अंदर 9th हाउस में रहेंगे, भाग्य भाव में, तो यहां पर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं दिखेगा। लेकिन लग्न स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तृतीय पराक्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ यहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और साथ ही साथ पंचम भाव से रिलेटेड चाहे शिक्षा हो संतति हो, इसमें आपको थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर झेलना पड़ेगा, तो सावधानी कहीं ना कहीं बनाकर रखनी होगी। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ, संतान से यहाँ पर जो है समस्या हो सकती है, तनाव की स्थिति हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, संतति उत्पत्ति में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सावधानियां बनाकर रखनी होंगी। तुला के हिसाब से बात कर ले तो 8th हाउस के अंदर राहु रहेगा, तो राहु यहाँ पर 8th हाउस में भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन द्वादश में यहाँ पर एकादश के अंदर इनका प्रभाव रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर खर्च की स्थिति और आमदनी के जो साधन संसाधन है उसमें थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। लग्न पर यहाँ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं भाई बहन मित्र संबंधित इन लोगों के साथ आपको वाद विवाद में नहीं उलझना है, इनके साथ मैत्री भाव रखना है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 11वें भाव के अंदर रहेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पॉजिटिव भी नहीं तो नेगेटिव भी नहीं कहा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु के हिसाब से देखा जाए तो 6ठे भाव के अंदर संचरण होगा, और 6ठे भाव के अंदर यदि संचरण का है तो यह भी आपके लिए शत्रुओं के दमन के लिए विशेषकर अच्छा रहेगा। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति हो या फिर कोई ऐसी कोई धन है जो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो यहाँ पर संभावना इसकी प्रबल हो जाएंगी। 10वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई प्रमोशन को लेकर बातें हैं तो यहाँ पर वो डिले हो सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आप हैं, कोई ठेके आपको मिलने वाला, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी आपको रखनी है, हाथ से छूट सकता है, तो ये स्थिति प्रतिकूल यहाँ पर बन सकती हैं। और धन भाव के अंदर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर स्थितियां कुछ अच्छी और कुछ नकारात्मक दोनों ही आपको देखने को मिलेगा, कुल मिला के सामान्य स्थिति रहेगी। अगर हम बात कर लें मकर राशि के हिसाब से, तो मकर के हिसाब से पंचम भाव के अंदर संचरण रहेगा, ठीक है, लेकिन नवम भाव को प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं भाग्य को प्रभावित करेगा, अड़चने यहाँ पर कहीं ना कहीं आएंगी, कामों में जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा गतिरोध यहाँ पर देखा जा सकता है। धन भाव को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा, फाइनेंशियल स्थिति कहीं ना कहीं अप डाउन चलती रहेंगी, और स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, तो ये आपको थोड़ा सजग और सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी। अगर हम कुंभ राशि की जातकों को देखें तो कुंभ राशि के लिए यह संचरण 4th हाउस में रहेगा, उसकी दृष्टि बिल्कुल सामने 10वें भाव पर रहेगी। पिता से वाद विवाद हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पर चिंता रखनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और द्वादश भाव के अंदर खर्चों में वृद्धि करेगा। अब ये खर्च रोग में हो सकता है, मुकदमेबाजी में हो सकता है, कोर्ट कचहरी में ये वाद विवाद में स्थिति को यहाँ पर डामाडोल कर सकता है। तो आपको नियमित रूप से कम एक बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए, और या हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। सूर्य अर्घ आपको देना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए, तो 3rd हाउस में आपका संचरण काल रहेगा।
इसके अलावा 7th हाउस में कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित कर सकता है दाम्पत्य जीवन को लेकर के, लव लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, वाद विवाद में आपको जो है वहां पर समय नहीं खराब करना है, रिश्तों को खराब नहीं करना है। ये यहाँ पर आपको प्रतिकूल यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रांग होने के योग इस दशा काल में नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कनक धारा, श्री सूक्त आदि का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का सायंकालीन में पाठ करें, ताकि धन और मन दोनों स्वस्थ और सचेत यहाँ पर है, स्वास्थ्य का भी लाभ मिले। इन सब चीजों के लिए ये छोटे छोटे उपाय आपको अत्यंत आवश्यक हो